नमस्कार दोस्तों, मैं अनोख बेनीवाल गणित का अध्यापक आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैंपियन क्लासेस भादरा में आपका बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करता हूं। दोस्तों, हमने 12th क्लास की मैथ की प्रश्नावली हम कर रहे थे और हमने 3 प्रश्नावली हमने कर ली है। यानी कि पहली सेट वाली पढ़ी थी और समुच्चय ग्रुप, और दूसरी हमने पढ़ी थी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरी हमने अवयव मैट्रिक्स पढ़ी थी। और आज आगे हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक। अब ये जो चीज़ है डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक, ये है अवयव यानी कि मैट्रिक्स का एक संशोधित भाग। यानी कि मैट्रिक्स को हम आगे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, मैट्रिक्स हमारे किस रूप में उपयोग में आ सकती है, तो वो सारी चीज़ें हम सारणिक में पढ़ेंगे। मान कैसे निकालेंगे वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सिंपल रूप में अगर हम इसके बारे में बताएं सारणिक के बारे में, तो सारणिक और मैट्रिक्स में कुछ फ़र्क होता है, वो हम देखेंगे। और सारणी क्या होती है, जैसे कि हम किसी दो समीकरणों को हल करते हैं। यानी कि अगर हमें दो चीज़ों का मान निकालना है, यानी कि दो वेरिएबल हो, दो चर हो, तो हमें क्या है, दो समीकरणों की आवश्यकता होती है। तीन वेरिएबल हो तो हमें तीन समीकरणों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमें पता है कि जिस प्रकार से हमें अगर दो वेरिएबल हैं a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, x और y दो वेरिएबल है। तो x और y दो वेरिएबल हैं, तो हमारे पास क्या है, x और y का मान निकालने के लिए हमें क्या होगी, दो समीकरणों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या है, इसको हम क्या है एक सारणिक रूप में हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि a1 b1 a2 b2, ये क्या है दोस्तों, एक 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स है। ठीक है, अवयव है और इसका मान है ना, मान हम सारणिक के माध्यम से निकालेंगे। अब बात यह आ गई कि किसी अवयव या मैट्रिक्स का मान निकालने के लिए बोलेंगे ना, यानी कि मान की बात करेंगे, यानी कि मापांक की बात करेंगे। ठीक है, तो मापांक की बात करेंगे तब हम चले जाएंगे उसके सारणिक में। ठीक है, यानी कि मान हम निकालेंगे सारणिक के रूप में, यानी कि उसी को हम क्या बोलेंगे, सारणिक बोलेंगे। यानी कि किसी मैट्रिक्स का मान निकालना सारणिक कहलाता है। सारणिक यानी कि हम क्या है कि कोई मैट्रिक्स लेंगे और उसको हल करेंगे और उसका एक अदिश मान प्राप्त करना, अदिश मान यानी कि वैल्यू प्राप्त करनी, वो करेंगे हम सारणी के माध्यम से। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं सारणी की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन सारणी की क्या होगी, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। यानी कि मान लेते हैं लेट ए बराबर क्या है, ए आई जे है m गुणा n क्रम की कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स है या फिर वर्ग अवयव ले लेंगे इसको। ठीक है, ये सारणिक निकालने के लिए हमेशा किसको लेना पड़ेगा, हमें वर्ग अवयव लेना पड़ेगा, यानी कि m गुणा m ले सकते हैं और वर्ग मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, तो वर्ग मैट्रिक्स है, अगर a कोई है, ए आई जे इस प्रकार की कोई वर्ग मैट्रिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे, तब यानी कि तब एक यूनिक नंबर यानी कि अद्वितीय संख्या, यानी कि यूनिक नंबर इस प्रकार से होगा। ठीक है, यूनिक नंबर इस प्रकार से अवयव ए का सारणिक कहलाता है। ठीक है, एक यूनिक नंबर और मापांक रूप में ए आई जे को लिखेंगे, तो ये क्या है दोस्तों, ये अवयव ए का सारणिक कहलाता है। ठीक है, अवयव ए का क्या कहलाएगा, सारणिक। अद्वितीय संख्या मैट्रिक्स ए की सारणिक कहलाती है, ये है परिभाषा। ठीक है, यानी कि हम अवयव मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और इसमें क्या है, अवयव मैट्रिक्स का मान होगा ना, वैल्यू, यानी कि हम जो उसका हल निकालेंगे वो उसका क्या कहलाएगा, सारणी कहलाएगी एक, यानी कि अद्वितीय नंबर, यानी कि अद्वितीय वैल्यू, यानी कि अद्वितीय यूनिक नंबर है होगा कोई, वो क्या कहलाएगी, इसकी सारणी कहलाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है, हम मैट्रिक्स का नेक्स्ट भाग यानी कि निचोड़ है, संशोधित रूप है, वैल्यू है, वो क्या कहलाएगी, सारणी कहलाएगी। और सारणी का हम आगे इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, और ये चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों। ठीक है, चैप्टर नंबर क्या है दोस्तों, 4, और ये चैप्टर नंबर है 4। ठीक है, तो इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। आगे इसके बारे में और देखते हैं कि सारणिक का मान हम किस प्रकार से निकालते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अंतर क्या होता है।
हमने तीसरे चैप्टर में हमने मैट्रिक्स के बारे में, अवयव के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए, आगे हम पढ़ रहे हैं सारणिक, तो सारणिक और मैट्रिक्स में यानी कि डिटर्मिनेट और मैट्रिक्स में अंतर क्या होता है, तो हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट, ठीक है। यानी कि डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट। डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस पहला होगा कि अवयव संख्याओं का एक यानी कि मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स तो क्या है दोस्तों, मैट्रिक्स ए कलेक्शन ऑफ ए नंबर, कलेक्शन ऑफ एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स है ना, वो क्या एक संख्याओं का सुव्यवस्थित समूह है, ठीक है। यानी कि संख्याओं का सुव्यवस्थित समूह है, कलेक्शन है, नंबर है, ठीक है। तो मैट्रिक्स तो क्या हो गया, एक कलेक्शन ऑफ एनी नंबर्स हो गया, ठीक है, एनी नंबर्स। अब परंतु डिटर्मिनेट क्या होगा, डिटर्मिनेट क्या होगा, एक संख्यात्मक मान होगा, वैल्यू होगी, ठीक है। बट डिटर्मिनेट इज ए वैल्यू ऑफ, डिटर्मिनेट इज ए वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यानी कि मैट्रिक्स का जो वैल्यू होगा, एक यूनिक मान प्राप्त होगा, वो हमें क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिटर्मिनेट, ठीक है। तो मैट्रिक्स तो क्या है दोस्तों, एक कलेक्शन ऑफ एनी नंबर है, और सुव्यवस्थित संख्याओं का हमें क्या है, समूह है, ठीक है। मैट्रिक्स तो एक सुव्यवस्थित संख्याओं का समूह हो गया, और परंतु उसका मान है ना, उसका मान क्या कहलाएगा दोस्तों, वो मान कहलाएगा, यानी कि अदिश मान है, वैल्यू है, यूनिक नंबर है, वो कहलाएगी डिटर्मिनेट कहलाएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात होगी कि मैट्रिक्स किसी भी नंबर के हो सकते हैं, नंबर के हो सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स किसी भी नंबर के हो सकते हैं, यानी कि 2 गुणा 3 क्रम की भी हो सकती है, 3 गुणा 4 क्रम की भी हो सकती है, 4 गुणा 5 क्रम की हो सकती है, इस प्रकार से। यानी कि मैट्रिक्स है वो किसी भी क्रम की हो सकती है, परंतु डिटर्मिनेट एक समान क्रम की होती है, समान क्रम की होती है। यानी कि 2 गुणा 2 क्रम की, 3 गुणा 3 क्रम की, 1 गुणा 1 क्रम की, 4 गुणा 4 क्रम की, इस प्रकार की होगी, ठीक है। तो डिटर्मिनेट में तो क्या होगा, एक वर्ग होगी, ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि मैट्रिक्स तो किसी भी रूप में हो सकती है, कितने भी नंबर की हो सकती है, यानी कि उसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या विभिन्न प्रकार की हो सकती है। परंतु डिटर्मिनेट में क्या होगा, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बिल्कुल समान होगी दोस्तों, ठीक है। यानी कि 2 गुणा 2 क्रम की हो सकती है, 3 गुणा 3 क्रम की हो सकती है, 4 गुणा 4 क्रम की हो सकती है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे 3 नंबर जो अंतर है वो मैं आपको बताता हूं कि अवयव होता है ना मैट्रिक्स है, उसमें स्तंभ और पंक्तियों की जो स्तंभ और पंक्तियों को चेंज करने पर क्या हो जाता है, स्तंभों को पंक्तियों और पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर मैट्रिक्स का मान है ना, मैट्रिक्स एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि इंटरचेंज बिटवीन रो एंड कॉलम, ठीक है। इंटरचेंज करेंगे बिटवीन रो और कॉलम को, पंक्तियों स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करेंगे ना, तो हमें क्या होगा, न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगी, ठीक है, ठीक है, नई मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। परंतु बट डिटर्मिनेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डिटर्मिनेट नॉट इफेक्टिव,
ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि स्तंभ और पंक्तियों को आपस में चेंज करने पर डिटरमिनेंट नॉट इफेक्टिव रहती है, यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके मान पर। ठीक है, परंतु क्या होगा कि अगर मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स है, अवयव है, उसकी पंक्तियों और स्तंभों को चेंज कर देंगे तो हमें एक नई अवयव यानी कि नई मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। तो ये था दोस्तों मुख्य अंतर, यानी कि डिफरेंस था बिटवीन किसमें, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या था, तीन ये मुख्य अंतर होते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या होगा, तीन मुख्य अंतर होते हैं डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या होता है, एक सुव्यवस्थित संख्याओं का समूह होता है मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट क्या होती है, एक मान होता है, एक वैल्यू होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, किसी भी नंबर के हो सकते हैं, परंतु डिटरमिनेंट क्या होते हैं, सेम नंबर के होते हैं, यानी कि उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या सेम होती है। इसी प्रकार से क्या है, डिटरमिनेंट में क्या है, मैट्रिक्स में क्या है, पंक्ति और स्तंभों को चेंज करने पर एक नई मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी, परंतु क्या होगा, डिटरमिनेंट में क्या होगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये था मुख्य अंतर जो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में था। अब आगे हम पढ़ते हैं सारणिक का मान निकालना, यानी कि डिटरमिनेंट का मान निकालना। ठीक है, आगे हम सीखेंगे डिटरमिनेंट का मान। हमें पता है कि डिटरमिनेंट क्या होता है, एक वैल्यू होती है। ठीक है, एक यूनिक नंबर होती है, तो उस यूनिक नंबर को हम किस प्रकार से निकालेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं सारणिक का मान, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। आगे हमारा टॉपिक रहेगा सारणिक का मान, सारणिक का मान, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो एक क्रम की मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं, हमें पता है कि सारणिक है, उसमें क्या है, या तो सारणिक 1 गुणा 1 क्रम की होगी, या 2 गुणा 2 क्रम की होगी, या 3 गुणा 3 क्रम की होगी, या 4 गुणा 4 क्रम की होगी। ठीक है, तो 1 गुणा 1 क्रम की कोई, मान लीजिए हमारे पास क्या है, 1 गुणा 1 क्रम की कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ए बराबर है aij 1 गुणा 1 क्रम की। ठीक है, 1 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स है, तो ठीक है, और तो उसका सारणिक है, तब उसका क्या होगा, तब सारणिक क्या होगा, सारणिक को हम लिखेंगे मापांक aij के रूप में, मापांक aij के रूप में। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 गुणा 1 क्रम का सारणिक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको सारणिक प्राप्त हो जाएगा। और 1 गुणा 1 क्रम में समय वह संख्या ही उसका मान होगा। ठीक है, यानी कि 1 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे कि मैं अगर लिख दूं 2, तो ठीक है, ये क्या है, 1 गुणा 1 क्रम की है, एक पंक्ति और एक स्तंभ है, तो इसका वैल्यू होगी, उसकी सारणिक क्या होगी, 2, यानी कि 2, हमें जो संख्या है वही उसका क्या हो जाएगा, सारणिक का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई 1 गुणा 1 क्रम की। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं द्वितीय क्रम की सारणिक का मान। आगे है द्वितीय क्रम की सारणिक का मान, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वैल्यू। ठीक है, द्वितीय क्रम की सारणिक का मान, द्वितीय क्रम की सारणिक का मान, द्वितीय क्रम की सारणी का मान हम देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और वो है A1 A2 और B1 B2, ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ये है अवयव है, मैट्रिक्स एक सुव्यवस्थित संख्याओं का समूह है, तो इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स या अवयव बोलेंगे। ठीक है, अब इसका मान निकालेंगे हम मैट्रिक्स का, तो A बराबर हम A मापांक करेंगे। ठीक है, A मापांक को हम सारणी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम उसको मोड दर्शा दें, दोनों तरफ लाइनें खींच देंगे तो उसको A मापांक के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, और A मापांक उस सारणी की, उस मैट्रिक्स की वैल्यू होती है, और मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं सारणिक, यानी कि मैट्रिक्स की वैल्यू बराबर सारणिक, उस मैट्रिक्स की सारणिक और A मापांक बराबर होते हैं। ठीक है, तो A मापांक बराबर लिखेंगे तो हमारे पास क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स को अगर हम हल करना है तो हमें क्या करना है, तिरछा गुणा करना है बस। ठीक है, तिरछा गुणा करके और हमें घटा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से A1 B2 करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो ये जो विकर्ण है उसमें से क्या कर देंगे, इस वाले विकर्ण को घटा देंगे। ठीक है, तो A1 B2 माइनस क्या हो जाएगा, A2 B1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास उस 2 गुणा 2 क्रम की सारणिक का मान। ठीक है, ये सारणिक हल हो गई और सारणिक का क्या हो गया, हमारे पास मान प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये आगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है,
इतना आपको समझ में आ गया। ए गुणा ए क्रम की मैट्रिक्स थी, यानी कि मैट्रिक्स थी तो उसमें क्या है, जो संख्या थी वही उसका क्या हो गया था, मान हो गया था। परंतु 2 गुणा 2 क्रम की है तो उसका मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे कि तिरछा गुणा करके विकर्णों को आपस में घटा देंगे। ठीक है, तो पहले इसको रखेंगे, ध्यान आपको रखना है कि पहले इस विकर्ण को रखेंगे यानी कि a1 b2 और फिर इसको रखेंगे। ठीक है, a2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मान। आगे हम देखेंगे अब क्या है कि इस विकर्ण को अग्रग बोल सकते हैं। ठीक है, और इस विकर्ण को क्या बोल सकते हैं दोस्तों, पिछला विकर्ण, यानी कि इसको नाम दे दिया है। बाकी तो क्या है, आपको याद रखना है a1 b2 और a2 b1, यानी कि पहले इस विकर्ण को रखेंगे और देन ये 1 नंबर पे है और उसमें से ये घटा देंगे 2 नंबर वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले यहां से नीचे की ओर पहला विकर्ण होगा और नीचे से ऊपर की ओर दूसरा विकर्ण होगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आ गया 2 गुणा 2 क्रम की सारणिक का मान, यानी कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट टू सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। आगे हम देखते हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। 3 नंबर है वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है, तीसरे क्रम की सारणिक का मान निकालना। ठीक है, तीसरे क्रम की सारणिक का मान। अब हम देखेंगे ए कोई मैट्रिक्स है इस प्रकार से, a1 a2 a3, ये है b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये कोई हमारे पास है मैट्रिक्स। ये है 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स, 3 गुणा 3 क्रम की कोई मैट्रिक्स है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या है, जो समान क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है ना, उसी का हम मान निकाल पा रहे हैं। ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स का ही हम क्या है सारणिक निकाल पा रहे हैं, डिटरमिनेंट हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 गुणा 3 क्रम की कोई मैट्रिक्स है और उसका हमें निकालना है सारणिक। ठीक है, तो सारणिक निकालने के लिए इसमें ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा लंबा मेथड पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सारणिक a बराबर हमारे पास a मापांक लिखेंगे। ठीक है, बराबर में लिखेंगे। अब थोड़ा ध्यान से सीख लेना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सीख लेना है कि 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से हल करते हैं, और लगभग यही जो मेथड है ना, वो आगे 4 गुणा 4 क्रम की, 5 गुणा 5 क्रम की कितनी भी मैट्रिक्स आए, ठीक है, तो उन सभी का हम सारणिक निकाल पाएंगे। ठीक है, मेन ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये कि पहला अवयव पकड़ लेंगे। ठीक है, पहला एलिमेंट पकड़ेंगे a1। ठीक है, पहला अवयव a1 पकड़ लेंगे। ठीक है, और उसकी उप सारणिक का मान। अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि a1 है ना, तो उप सारणिक a1 की उप सारणिक क्या होगी दोस्तों, a1 की उप सारणिक। अब पहले तो इसको हम लिखेंगे सारणिक रूप में लिखें तो हमें इस प्रकार से लिख देंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। हमने ये मैट्रिक्स थी, इसको हमने चेंज कर दिया सारणिक में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमने सारणिक रूप में चेंज कर दिया, इतना आपको पता चल गया। अब आप ध्यान से देखो कि ये क्या है, एक प्रकार से सारणिक है, ये है सारणिक। ठीक है, ये सारणिक है और इसके प्रत्येक अवयव को हम लेंगे। इसको सोल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं कि पहला ये अवयव ले लेंगे और इस अवयव के सापेक्ष इसकी उप सारणिक का मान, इस अवयव के सापेक्ष इसकी उप सारणिक का मान, ये बात है। ठीक है, थोड़ा सा आप समझ लोगे तो समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तो पहले या तो आप पंक्ति के सापेक्ष हल करो या फिर हम स्तंभ के सापेक्ष हल करेंगे। ठीक है, एक काम इसको हम करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम पंक्ति के सापेक्ष हल करेंगे इस प्रकार से, और हम क्या देखेंगे कि पहले लेंगे और गुणा में लगा देंगे उसकी उप सारणिक, गुणा में लगा देंगे उसकी उप सारणिक। अब मैं बता देती उप सारणिक क्या होती है। ठीक है, यानी कि ठीक है, उप सारणिक क्या होती है और उप सारणिक किस प्रकार से निकालते हैं। अब a1 की उप सारणिक निकालेंगे ना, तो उसके संगत पंक्ति छोड़ देंगे, पंक्ति के सारे अवयव छोड़ देंगे। यानी कि a1 की निकाल रहे हैं तो a1 के संग खींच देंगे, ये छोड़ना है और इस प्रकार। ठीक है, जिस पंक्ति का वो अवयव है उस पंक्ति को छोड़ना है और जिस स्तंभ का वो अवयव है उस स्तंभ को छोड़ देना है, बाकी जितने अवयव हैं वो ले लेना है, वो उसकी हम उप सारणिक। ठीक है,
तो ये आ जाएगी उपसारणिक, यानी कि इसकी उपसारणिक बची क्या, ये 1 2 3 4 ये अवयव बचे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा B2 C2 B3 और C3, ये आ गई इसकी उपसारणिक। ये आपको इतना पता चल गया। फिर आगे लेंगे माइनस, ठीक है। तो ये तो क्या था दोस्तों, 1 गुणा 1 क्रम का था पहला अवयव और पहला स्तंभ था। परंतु आगे हम देखते हैं, तो आगे हम यहां पे क्या करते हैं दोस्तों, -1, ठीक है, और -1 की भाग हम देते -1 की घात j, जैसे कि यहां पे लगाएंगे ना, तो यहां पे लगाएंगे तो हमारे पास i प्लस j कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। परंतु यहां पे हम प्लस लगा के -1 की पावर i प्लस j करते हैं ना, तो हमारे पास क्या हो गया, ये पहले पंक्ति तो पहली है, परंतु 1 + 2 3 हो गई घात, तो ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेट चलते रहते हैं, प्लस माइनस इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारे फिर आगे वाला अवयव B1 लिखेंगे, पंक्ति के सापेक्ष हम हल कर रहे हैं, पहले A1 लिया, A1 की उपसारणिक ली, ठीक है। अब B1 लेंगे, B1 की उपसारणिक लेंगे और लगा देंगे माइनस, यहाँ पे प्लस है फिर माइनस फिर प्लस माइनस, इस प्रकार से चलता जाएगा दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, दूसरा अवयव ले लिया, दूसरे अवयव की सापेक्ष सारणी क्या होगी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि पहले अवयव की निकाली थी वैसे ही हम दूसरे अवयव की संगत पंक्ति छोड़ देंगे, और संगत स्तंभ छोड़ देंगे, ठीक है। तो B1 की उपसारणी, ये जो जिस स्तंभ में है वो स्तंभ छोड़ देंगे इस प्रकार से, और जिस छोड़ देंगे इस प्रकार से देंगे, बाकी बचे ये और ये, तो लेंगे A2 A3 इतना। तो पहले 2 अवयव हो गए, 2 अवयवों की हमने क्या ले ली, हम आगे हल करते हैं। आगे हम प्लस लगाएंगे क्योंकि अल्टरनेट चलना है, पहले प्लस, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं C1 लिखेंगे, और C1 की उपसारणी किस प्रकार की आएगी, संगत स्तंभ को छोड़ देंगे और संगत पंक्ति को छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A3, ये आ गया। तो ये है ना, इतना आपको ध्यान रखना, आप पंक्ति के सापेक्ष हल कर लो या फिर आप स्तंभ के सापेक्ष हल कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या है, पंक्ति के सापेक्ष हल किया, हमें क्या है, उपसारणिक निकालनी है उस अवयव की, हम जिस पंक्ति का है उस पंक्ति को छोड़ देंगे, जिस स्तंभ का है उस स्तंभ को छोड़ देंगे, बाकी के अवयवों को हम ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया। तो हल करेंगे सेम टू सेम वही 2 गुणा 2 क्रम की, ये क्या है, सारणी क्या है, तो इसको हल करना क्या है, वही सेम तिरछा गुणा देना है, ठीक है। तो ये A1 आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा B2 C3 गुणा और फिर माइनस का ये, यानी कि B3 C2, ये आ जाएगा। फिर माइनस का B1, इसको हल करेंगे तो वही 2 गुणा 2 क्रम की है, तो A2 C3 इस प्रकार से गुणा, माइनस इस प्रकार से गुणा, A2 C3 माइनस आ गया A3 C2, ठीक है। और प्लस में ये हमारे पास क्या आ गया, तो ये C1 है और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा A2 B3 और माइनस आ जाएगा A3 B2। तो ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो। 3 गुणा 3 क्रम की सारणी का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे वो आपको मैंने समझा दिया दोस्तों, ठीक है। आगे मैं एग्जांपल लेके आपको और बता देता हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। वैल्यू लेके एग्जांपल लेके हल करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, आगे हम इसका एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है और वो है इस प्रकार से। तो इस सारणी की ले लीजिए A1 और 2 3 1 और 3 0 2। ये है दोस्तों 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स, यानी कि सारणिक 3 गुणा 3 सारणिक है। हमने पहले इसका मान निकालना सीखा है, तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मान किस प्रकार से आ जाएगा वो देखते हैं, यानी कि A बराबर कितना आ जाएगा हमारे, वही सेम काम करना है। पंक्ति के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, पंक्ति के सापेक्ष इसका मान निकालेंगे। तो 1 ले लेंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का 1 हो गया, और इसका जो उपसारणिक आएगा वो क्या आ जाएगा, ये लाइन छोड़ देता हूं और ये लाइन छोड़ देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास इसकी उपसारणिक आ जाएगी 0 2, ठीक है। इसी प्रकार माइनस लगेगा, पहले प्लस आ गया, आगे माइनस लगेगा, -2 के सापेक्ष करेंगे। तो 2 की इस प्रकार से ये लाइन और ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ देता हूं, तो हमारे पास 2 1 3 2 बचा, यानी कि 1 3 2 के सापेक्ष करेंगे।
तो हमारे पास क्या बचेगा, ये स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति छोड़ देंगे तो 2 3 3 0 बचेगा, यानी कि 2 3 3 0 ये बचा हमारे पास। ठीक है, क्या होगा किस प्रकार से मैंने हल किया है। तो उसके बाद में हम इसको 1 करेंगे और इसको हल करेंगे तो 3 इंटू इन दोनों का गुणा माइनस का इन दोनों का गुणा, यानी कि 3 दूनी 6 और माइनस का 0 गुणा 1 0, इसका 2 2 दूनी 4, 3 इंटू 1 3, में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 ही आना है। ठीक, हमारे पास और माइनस 4 में से 3 तो 6 में से 2 गया, आ गया आंसर 4। तो इस मैट्रिक्स का मान, डिटरमिनेंट का मान क्या हो गया, सारणी का मान हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो आज हमने क्या देखा, एक गुणा एक क्रम की मैट्रिक्स का मान यानी कि सारणी का मान क्या होगा, वही संख्या होगी। दूसरा 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स, 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स का मान हमने निकालना सीखा। ठीक है, तो एक सारूस मेथड क्या है दोस्तों, सारूस डायग्राम ऑफ टू डिटरमिनेट द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर 3 क्रम की मैट्रिक्स का सारूस मेथड। ठीक है, 3 मैट्रिक्स का मान निकालने का सारूस मेथड। ठीक है, तो वो सारूस डायग्राम ऑफ डिटरमिनेट टू determinate the value of third order अब इसका मतलब है सारूस डायग्राम, यानी कि 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स का मान निकालने का सारूस डायग्राम मेथड का तरीका है। 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स का मान निकालने का स्पेशल 3 गुणा 3 बाकी का नहीं है। तो 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है, अगर उसका मान निकालने का सारूस एक यूनिक चीज है ये। ठीक है, तो इसको एक बार देख ले, एग्जाम में इसके बारे में थोड़ा सा पूछ ले। तो हम क्या है, इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो मान लीजिए मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक सारणी ले लेते हैं। ठीक है, और वो क्या है इस प्रकार से A1 A2 A3 B3 C1 C2 C। तो उसका डायग्राम हम किस प्रकार से बनाएंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, करेंगे सेम टू सेम मैट्रिक्स लिख लेंगे, A3 B1 B2 B3 C1 C3। हमने क्या किया, सेम टू सेम हमने लिख ली दोस्तों। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में इस प्रकार से इसको बंद कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 2 स्तंभ है ना, वो 2 स्तंभ और लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले तो हम मैट्रिक्स लिख ली सेम टू सेम, सारू क्या करेंगे 3 गुणा 3 क्रम की सारणी लिख ली। सारणी लिखने के बाद में साइड में हम क्या करेंगे, इस प्रकार से पहले लिख लेंगे। तो A1 A2 A3 और B1 B2 B3। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, ये सारूस डायग्राम बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है का सारूस डायग्राम क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख रहे हैं कि सारूस डायग्राम यही करना है, बस पहले सारणी लिख लेनी है, सारणी के बगल में पहले 2 स्तंभ और लिख लेने हैं। ठीक है, यानी कि ये पहला स्तंभ है, ये लिख लिया, दूसरा स्तंभ हमने इस प्रकार से कॉलम हमने आ गया होगा। आगे हम देखते हैं इसको अब आगे हल किस प्रकार से करना है। डायग्राम तो बन गया, इसको हल किस प्रकार से, इसका मान किस प्रकार से निकलेगा। तो पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से काटेंगे, इस प्रकार से, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सीधा। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रकार से A3 कटेगा, B2 कटेगा और C1 कटेगा। इस विकर्ण में 3 चीजें आई, A3 B2 C1 कट गया। ठीक है, ये इस प्रकार से विकर्ण हो गया हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा विकर्ण खींचेंगे तो हमारे पास क्या क्या कटेगा, इस प्रकार से इसके समानांतर काट देंगे इस प्रकार से। तो दूसरे B3 C2 और A1। ठीक है, दूसरा विकर्ण इस प्रकार से, तीसरा विकर्ण काट देंगे हमारे पास इस प्रकार से, ये कट गया तीसरा विकर्ण। समझ में आ गया। पहले हमने डायग्राम बनाया, उसको हल करने के लिए क्या करेंगे, विकर्ण काट देंगे इस प्रकार से। A3 B2 C1 एक विकर्ण, 3 मतलब 3 अवयवों का हमारे पास क्या होना चाहिए, विकर्ण होना चाहिए। अब यहां से अगर हम विकर्ण काटेंगे तो 2 ही अवयव आएंगे, और यहाँ पे A1 और इधर काटेंगे तो A3 B2 आएगा और B3 एक, यानी कि 3 अवयव का विकर्ण हमें काटना है। तो 3 कटेंगे हमारे पास, A3 B2 और C1 इस प्रकार से कट गया, फिर B3 C2 और A1 कट गया, फिर C1 A2 और B1 कट गया। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो 3 विकर्ण ये कट गए, और 3 ही विकर्ण हमें क्या है इस प्रकार से काटने हैं, ऊपर से नीचे। ये तो हमने नीचे से ऊपर काटे हैं, अब की बार हमें विकर्ण काटने हैं
ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर काटेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पे इस ऊपर से नीचे तो A3 एक ही अवयव आता है, फिर A2 B1 काटे B3 काटे तो भी एक अवयव आता है। काटेंगे तो इस प्रकार से देखो A1 B2 और C3 इस प्रकार से एक ये कटेगा, फिर एक ये कटेगा, फिर एक ये कटेगा, 3 विकर्ण ये कट गए, यानी कि 3 विकर्ण तो हमने नीचे ऊपर से नीचे काट लिए, ठीक है। तो ये था सारूस डायग्राम, ये सारूस डायग्राम में अब लिखेंगे कैसे इसको, अब लिखेंगे इसको पहले ऊपर वाले योग और फिर माइनस नीचे वाले विकर्णों का योग, ठीक है। तो ऊपर वाले विकर्ण क्या है C3, तो ब्रैकेट लगाया A1 B2 C3 प्लस में, ठीक है। A1 B2 C3 आ गया, उसके बाद में B1 C2 C3 A3 आएगा, तो हमारे पास क्या आ गया B1 C2 A3, फिर प्लस कर देंगे तीसरा विकर्ण C1 A2 B3, ठीक है। फिर माइनस लगा देंगे, यानी कि ऊपर से नीचे काटे जाने वाले तीनों विकर्णों का योग करेंगे, माइनस में नीचे से ऊपर काटे जाने वाले विकर्णों का योग, ठीक है। तो वही सेम करेंगे A3 B2 C1 माइनस में A3 B2 C1 और फिर प्लस में B3 C2 A1 B3 C2 A1, फिर माइनस में सॉरी प्लस में ये तीनों का योग C3 A2 B1, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया मान वैल्यू, ठीक है। सारूस मेथड से हल करने की 3 गुणा 3 क्रम मैट्रिक्स हल करने की सारूस मेथड, सारूस डायग्राम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। किस प्रकार से करना है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, बस 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स के लिए लागू होता है, बाकी के लिए लागू नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। इस पे मैं एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस पे हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, देख लेते हैं, ठीक है। सारणी हमें दी हुई है 1 2 -1 और 3 5 7 और 2 4 6, बस वही काम करना है। पहले हमें कोई मैट्रिक्स ए मापांक इस प्रकार से दी हुई है, हमें क्या डिटरमिनेंट दी हुई है, डिटरमिनेंट को हम इस प्रकार से 1 2 -1 लिख लेंगे, 3 5 7 लिख लेंगे, 2 4 6 लिख लेंगे, फिर वही सेम मैट्रिक्स तो लिख ली। अब क्या करेंगे, पहले जो दो स्तंभ है वो पहले दो स्तंभ कौन से हैं, 1 3 2 लिख लेंगे, 2 5 4 लिख लेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब वही विकर्ण काटेंगे, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर काटेंगे और ऊपर से नीचे काटेंगे, ठीक है। तो विकर्ण एक तो ये कट गया और दूसरा ये कट गया और तीसरा ये कट गया, और नीचे से काटेंगे तो 2 5 -1 कट गया, 4 7 1 कट गया और 6 3 2 कट गया, ठीक है। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर है, ठीक है। तो पहले ऊपर से नीचे वालों का योग माइनस में नीचे से ऊपर वालों का योग करेंगे। तो पहले क्या है, पहले 1 5 और 6, ठीक है। तो 1 5 6 का गुणा करेंगे तो 6 5 30 प्लस 2 7 2 का करेंगे तो 7 चौके 28 प्लस फिर 3 चौके 12 और माइनस का, तो ये क्या हो गया माइनस का 12, ठीक है। फिर घटा देंगे नीचे वालों का, नीचे वालों को 2 5 -1 यानी कि माइनस का 10, फिर प्लस में करेंगे तो 7 चौके 28 और फिर करेंगे 6 3 18 दूनी 36 यानी कि प्लस के 36, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये आ गए हमारे पास 8 और 5 और माइनस का 12 करना है और माइनस का ये कितने आ गए हमारे पास, ये पहले घटा लेता हूं तो ये कितने बच जाएंगे 18, ठीक है। तो 18 प्लस 36 ये कर देंगे, तो ये कितने आ गए 8 में से 2 गए 6 और 5 में से 4 माइनस का करेंगे और ये कितने हो गए 54, तो ये माइनस का 8। तो ये वैल्यू हम निकाल पाएंगे, यानी कि 3 गुणा 3 क्रम के मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से हल कर निकालना सीख लिया, ठीक है। तो आज हमने सारणी के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। तो हमने मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स यानी कि अवयवों का संशोधित रूप यानी कि उसका निकालेंगे, वो हमने देखा। सारणिक और डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर क्या होता है, यानी कि 3 मुख्य अंतर मैंने आपको, मुख्य अंतर कौन कौन से थे। पहला तो था कि मैट्रिक्स तो क्या है, एक सुव्यवस्थित संख्याओं का समूह है, परंतु जो डिटरमिनेंट है सारणिक है वो क्या है, उसका मान होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। और 2 नंबर पर मैंने क्या बताया था कि मैट्रिक्स है वो कितने भी क्रम की हो सकती है, 3 गुणा 4 5 क्रम की, किस प्रकार भी हो सकती है, परंतु जो उप सारणिक यानी कि सारणिक है वो क्या होती है, डिटरमिनेंट क्या होती है, एक निश्चित क्रम की होती है, यानी कि स्क्वायर होती है, यानी कि जितनी पंक्तियां होंगी उतने स्तंभ होंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था कि सारणिक में
पंक्ति स्तंभ को नहीं पड़ता उसके मान में, परंतु मैट्रिक्स में फर्क पड़ जाता है, यानी कि नई मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, 3 अंतर ही मैंने आपको बताए थे। फिर हमने सीखा था सारणी का मान निकालना, यानी कि 1 क्रम की मैट्रिक्स का 2 क्रम की निकालना सीखा, 3 क्रम की मैट्रिक्स का मान निकालना आज हमने सीखा दोस्तों। ठीक है, तो आज हमने इतना सारा ये काम किया है, हम बाकी पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास आपको समझ में आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो क्लास देखते हैं व्यूअर हैं वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।